मिनिस्टर साहब आर्मी चीफ की तारीफ के बगैर तकरीर नहीं करते। नहीं, मैं ये समझता हूँ जहाँ वन शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, और वजीर आज़म साहब देते हैं। मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, मैं आपको नहीं क्रेडिट दे रहा, उनको तो क्रेडिट मैं भी दे रहा हूँ। खोखर साहब जो हालात है पाकिस्तान के, कुछ नंबर इकॉनमी के बेहतरी की जानिब है, एटलीस्ट नीचे गिरना बंद हो गए हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। रिमिटेंसेज ऊपर जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मल सेक्टर से आ रही हैं बजाय इनफॉर्मल से आती हैं, ये पॉजिटिव है। इनसे इस बहस के बावजूद ये अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन क्या हम बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो गए हैं, या हमारा ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये अभी आड़े आएगा? मलिक साहब, बेहतरी की तरफ हम उसी वक्त जाएंगे कि जब हम सियासी बेयकीनी को ख़त्म कर लेंगे। न सिर्फ ख़त्म करेंगे बल्कि उस सियासी बेयकीनी को पैदा करने के जो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो उसका वजूद पैदा होता है कि हम उसको उखाड़ कर फेंकेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। देखिए, हम पिछले 10 सालों के बारे में बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तानी अवाम की बदहाली को जिससे उन्हें गुजरना पड़ा, उसमें तमाम फ़रीक़ैन ज़िम्मेदार हैं। उसमें इस्टेब्लिशमेंट को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। जिस वक्त धरने शुरू हुए, 35 पंक्चर वाली कहानी हुई, फिर साकिब निसार साहब का उस वक्त का जो रोल था, और इसके अंदर जुडिशरी भी शामिल है, इसके अंदर पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर शामिल है। तो हमने कलेक्टिवली मिल के पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद जो नंबर्स के अंदर बेहतरी आई है मलिक साहब, अभी ये पिछले दिनों इन्होंने 5-6 रुपए बिजली भी सस्ती की, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी डाउन है, और ये आज पाकिस्तान की रेटिंग भी बेहतर हुई है। तो जहां कहीं भी जितना भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है पाकिस्तानी अवाम को, मैं तो उसके लिए खुश हूँ जी। पहुंचाने में भी हमारा हाथ है, हम ही ने पहुंचाया है यहाँ पर कि उनकी जिंदगी मुश्किल की, इतनी मुश्किल की मलिक साहब, कि अभी वर्ल्ड बैंक की डेटा आपके सामने मौजूद है कि इस वक्त रफली 46% पाकिस्तानी, तकरीबन आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। ये मैक्रो लेवल के ऊपर ये इंडिकेटर्स कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन इसके समरात अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचे। आज भी पाकिस्तान में अगर आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे है, तो इसका मतलब यह है कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, नहीं अफोर्ड कर सकते अपने बच्चों की पॉपुलेशन है, उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है जी। जो सफ़ेद पोश छुपा हुआ था ना, घर में रोटी खा के चुप करके दम साधे रहता था, उसका सर्वाइवल, ये जो 2 वक्त की आपने रोटी का, प्रैक्टिकली वो दूसरा वक्त रोटी में मैसर नहीं कर सकते। और 1,30,00,000 पाकिस्तानी तो सिर्फ पिछले साल के अंदर सतह गुर्बत से नीचे गया है, और ये वर्ल्ड बैंक की डेटा है। और फिर हम जॉबलेसनेस आप देखें कि हाईएस्ट जॉबलेसनेस के नंबर्स हैं जो यहाँ पर हैं हमारे पास। तकरीबन आपके 25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहे हैं, आगे उनके लिए रोजगार मौजूद नहीं है। 3.25 करोड़ बच्चा आपका स्कूल जाने वाला बाहर है, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। 3.25 करोड़ जो सड़कों के ऊपर है, हाईएस्ट ये नंबर है पूरी दुनिया के उन ममालिक में कि जहां पर बच्चे जो है तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, और ये हमारा मुस्तकबिल है। फिर इसी तरह आप चाइल्ड मोर्टेलिटी उठा लें, कोई ऐसा फिगर नहीं है कि जिसके अंदर ये, ठीक है मैक्रो लेवल के ऊपर ये कुछ बातें इशारिये बेहतर हो गए, लेकिन क्या अवाम के इशारिये बेहतर हुए? क्या बच्चे स्कूल वापस जाना शुरू हो गए हैं? क्या लोग अपना किचन आसानी से चला पा रहे हैं? क्या वो अपने घर का खर्चा आराम से चला पा रहे हैं? बिजली गैस के बिल्स दे पा रहे हैं? अभी सुनने में आया कि बिजली सस्ती हुई तो गैस महंगी करने की तैयारी कर ली। तो हमें अगर पाकिस्तान को वाकतन इस बहरान से निकालना है जो कि मैनी फोल्ड के हर तरफ से उसने हमें घेरा हुआ है, बलूचिस्तान का हाल आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा का हाल आप देख लें, सिंध में एक आपने नया इर्ताश पैदा कर दिया, बहस छेड़ दी, वहां पे लोगों को खफा कर दिया ये नहरों वाले मामले पर। वफाक को आप उसमें खातिर में नहीं लाते, जिन पॉलिसीज से कोई हल्की सी भी वफाकियत को आंच आए आप खुद पीछे हो जाए। डिक्टेटर्स इस मुल्क में रहे लेकिन कालाबाग के करीब नहीं गए, क्योंकि पता था कि वफाकियत को, सियासत का यही रोल आता है। फतेहाना साहब, यहाँ बात चीज़ों में दानिशमंदी और हिकमत चाहिए होती है, सारों से चाहिए होती है। चाहे जेल में भी बैठा हो एक पॉलिटिशियन, वो लीडर है इस मुल्क का, तो उसको पहले पाकिस्तान का ही सोचना होता है। तो यहाँ हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मैं एक ही सफ़ में शुमार कर रहा हूँ, वो हिकमत नज़र नहीं आती। पाकिस्तान कुछ बहरान से निकालना, बलूचिस्तान, KP, वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन है। हम खामोशी से बैठे हुए इस्लामाबाद में। जी मलिक साहब, माशाल्लाह बड़े जादीदा दानिश्वर साफ़ी भी हैं और एंकर पर्सन भी। हालत ये है इस वक्त मुल्क में 60% आबादी देहात में है, 45% मज़दूर देहात में रहता है, और जो वोटिंग एटीट्यूड और रवैया होता है वो देहात का लॉन्ग लास्टिंग होता है, शहरों का चेंज होता रहता है। जो उनके साथ सलूक किया है मौजूदा हुकूमत ने, इस वक्त तो एक पिज़्ज़ा बाज़ार से ख़रीदें वो 2200 का है, और गंदम ख़रीदें तो बेचने जाए काश्तकार तो 2000 रुपये भी नहीं मिल रहा उसको। खादें, हर चीज़ महंगी होगी, बीज, खाद, इलेक्ट्रिसिटी,
और काश्तकार बिल्कुल तबाह हो गया है, ना चावल बिका, उसका कमाद सस्ता लिया गया, औने पौने लिया गया, आपस में एका कर लिया, कार्टेल बना शुगर मिलों का, और उन्होंने अब चीनी महंगी बेची, कभी एक्सपोर्ट हो रही है, कभी इंपोर्ट हो रही है, गंदम एक्सपोर्ट हो रही है, फिर इंपोर्ट हो रही है, तो तमाशा लगा हुआ है चीनी पे तो करप्शन की इंक्वायरी होनी चाहिए, वैसे जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी किस बुनियाद पे दी? अच्छा, दूसरी नंबर देखें, मौजूदा हुकूमत ने कुछ 6.5-7 रुपये रेट डाउन किया है इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर के लिए जो रहायशी हैं और सनत के लिए, लेकिन काश्तकार के ट्यूबवेल की बिजली सस्ती नहीं की। ये डिस्क्रिमिनेशन आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है कि आप एक बहुत बड़े तबका को इस आसानी से दूर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल इन्हें चाहिए था कि ट्यूबवेल की बिजली भी उसी हिसाब से सस्ती करते जो कि एग्रीकल्चर लोगों को फ़ायदा होता, वो नहीं किया। जो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, जो ट्यूबवेल का टैरिफ है ये फिक्स आपको अमाउंट आती है या उसका भी वैसे ही जैसे इंडस्ट्री? उसका भी इनका अपना स्लैब अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है, डोमेस्टिक का अलग है और इंडस्ट्री का अलग है, लेकिन वो जितना यूज़ करता है उतना ही होता है। ये जो दौर में हुआ था फ्लैट रेट था इलेक्ट्रिसिटी का, अब नहीं है वो, तो उस पर इतनी ज़्यादा बिजली का बिल आता है, यकीन जाने बिल्कुल तबाह हाल हो गया है। और इस वक्त तो ज़मीनें लोग काश्त नहीं कर रहे, ज़मीनों अभी यही हालत रही तो अगले साल गंदम आपको बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करना पड़ेगी। गंदम तो अब ये जो इस सीज़न में जो नेक्स्ट सीज़न है, क्रॉप सीज़न है, इसमें आपको इंपोर्ट करनी है अभी, बल्कि कटाइयाँ शुरू हो जानी है। तो ये इससे अंदाज़ा करें मनसूबाबंदी क्या है। अब देखें कि पंजाब हुकूमत ने पिछले साल गंदम नहीं खरीदी, आधे ज़िले में आपका ये खरीदी जा रही है, वफाकी हुकूमत का इदारा खरीद रहा है और आधे में नहीं खरीदी जा रही है। तो मेरा ख्याल एक तो सबसे बड़ी हालत ये है कि देही तबका तो बिल्कुल तबाह हो चुका है, काश्तकार ख़ास तौर पर, और फूड सिक्योरिटी को ख़तरात लायक हैं कि वो कैसे होगा। फूड जो आपकी प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर क्या होगा। नंबर 2, मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो माशाल्लाह हमारे नौजवान रहनुमा, इनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि गुर्बत और बेरोज़गारी बेचैनी में इजाफ़ा हुआ है, कमी नहीं आई, और अभी बहुत टाइम लगेगा। अगर आज हुकूमत बड़ी खुशियाँ मना रही है कि B-1 पे आ गई है इनकी इकॉनमी, तो ये तो वो फिगर है जो 2022 में थी, जब हमारी हुकूमत गई है 3 साल पहले, उस सतह पे आज हुकूमत वापस आई है। अगर हमारी हुकूमत को डिस्टर्ब ना किया जाता, 9 अप्रैल को हुकूमत ना अदम एतमाद की शक्ल में फ़ारग की जाती किसी के कहने पे, तो मेरा ख्याल आज पाकिस्तान इस इलाके में बहुत आगे इकॉनमी की शक्ल में जा चुका होता। तो ये तो जो सारा नुकसान हुआ है मुल्क की मैशत को, किसी के कहने पे हमारी हुकूमत को, किसके कहने पे? जी वो इनको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, आपको भी पता है। जी कौन? जनाब बाजवा साहब के कहने पे भेजी गई थी, आपको पता ही है सर, इसमें तो कोई शक व शुबा के कहने पे भेजा था आपने? एक आईनी इक़दाम था, एक कोलैबोरेशन थी इनकी और उनकी आपस में, और मेरा ख्याल है कि ये इनका अपना भी इनमें तो मौलाना फजल रहमान साहब भी ऑन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट इस हवाले से दे चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी वक्त है कि ये समझ जाएं, संभल जाएं, मुल्क है तो सब कुछ है। वैसे उनको क्या फ़ायदा था इनको भेज के, मैं अभी समझने से 3 साल तो इनको दे चुके थे। आई डोंट नो, आई मीन स्पेकुलेशन ही है, लेकिन परहैप्स ही वाज एंगलिंग फॉर अनदर एक्सटेंशन। वो तो आप नवाज शरीफ से सोचते हैं कि आके एक्सटेंशन दे देगा। ये सियासतदानों से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।